हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सभी के दोनों शिफ्ट के कैंडिडेट अच्छे से आपने एग्जाम दिया होगा। आप सभी का अटेम्प्ट भी अच्छा रहा होगा। इस वीडियो में पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर को लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा कट ऑफ क्यों रहने जा रहा है, जो एक कट ऑफ के आइडिया होगा। और एग्जैक्ट कट ऑफ के ऊपर हम लोग किसी और वीडियो में प्रॉपर वे में बात करेंगे। पर यहाँ पर जो बात होगी सिर्फ आइडिया होंगे, और जिससे आप मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसकी आइडिया आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग मेन फोकस इसी के ऊपर बात करेंगे, और सेकेंड शिफ्ट के पेपर का लेवल कैसा था इसके ऊपर भी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो आते हैं सेकेंड शिफ्ट के पहले पेपर के लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करें सेकेंड शिफ्ट के पेपर का लेवल भी, तो यहाँ पर भी चाहे आप पहली शिफ्ट के पेपर देखो या सेकंड शिफ्ट के पेपर देखो, दोनों का लेवल बैलेंस किया गया था। यानी पहली शिफ्ट में आप बैठ रहे हो, उसी लेवल के टफनेस आपको मिलेगा जिस लेवल के टफनेस आपको यहाँ पर मिला था। जैसे भक्ति आंदोलन में जो प्रश्न जिस लेवल के टफनेस भक्ति आंदोलन में आप फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, उसी लेवल के टफनेस आपका सेकंड शिफ्ट में भी सेम सब्जेक्ट सेम टॉपिक से भक्ति आंदोलन से रिलेटेड वहां पर प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर दोनों शिफ्ट में बहुत अच्छे लेवल के जैसे और कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जो आपको डिटेल में यानी डीप में सिलेबस के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ नहीं है, तो आप अटेम्प्ट लेना आसानी से बहुत मुश्किल का। हाँ, हो सकता है कि आपने किसी तरह से मैनेज किया, किसी तरह से आपने तुक्का लगाया, किसी भी तरह से आपने सही कर कर आया हो, पर ये मतलब नहीं है कि पेपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही होगा, ये अलग बात है। पर असल में ये पेपर अच्छे लेवल के हैं और यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप कम से कम आसानी से अटेम्प्ट लेना चाहें तो 60 से 63 के बीच में आपका अटेम्प्ट है तो राइट अटेम्प्ट है, एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है। चाहे आप पहली शिफ्ट के आप एग्जाम दे रहे हो या सेकंड शिफ्ट के एग्जाम दे रहे हो, दोनों शिफ्ट में 60 से 63 के बीच में मेरे हिसाब से एक बेस्ट अटेम्प्ट आपका होगा। एक राइट अटेम्प्ट आप ले रहे हो तब आप इससे ज़्यादा यानी 60 से 63 आपको टोटल नेगेटिव हटा कर आपके लगभग इतने अटेम्प्ट आ रहे हैं, तो एक बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट है। और ओवरऑल करंट अफेयर भी देखो तो देखा जाए तो वहाँ पर भी करंट अफेयर में भी ज़्यादातर प्रश्न करंट अफेयर सेगमेंट में लगभग आप 5 से 6 प्रश्न आप आसानी से जैसे अटेम्प्ट ले सकते हो। जैसे कुछ प्रश्न दोनों शिफ्ट में एक ही जैसे पूछेगा, जो 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से थे। उसके बाद करंट अफेयर के जब डील करना होगा, आप ना स्पीडी में आपको वो चीज़ पढ़ा होगा आपने, ना कहीं और इंटरनेट के ऊपर पढ़ा होगा, और बहुत ही अच्छे लेवल के करंट अफेयर यहाँ पर पूछे गए। और एक करंट अफेयर में कहीं कहीं किसी किसी प्रश्न में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन थे। अब आपके सामने 2 इन्फॉर्मेशन है, तो उन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो यहाँ पर करंट अफेयर में ओवरऑल आप बात करोगे तो मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन थे आपको करंट अफेयर का। सेकंड चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो अब यहाँ पर सेकंड शिफ्ट हो, दोनों शिफ्ट में एक ही पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए, एक ही टॉपिक से वहां पर भी प्रश्न बनाए गए थे, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं किया गया। तो दोनों पेपर ऑलमोस्ट क्या लगभग ज्यादातर आप मान के चलो सिमिलर थे, 90% से ऊपर सिमिलर पेपर थे। तो यहाँ पर कोई पेपर लेवल का इशू नहीं रहा होगा। अब साइंस के ऊपर बात करें, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपको पल्ले नहीं पड़ने देगा। 1-2 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हो। 2 क्वेश्चन के बाद आपको अटेम्प्ट लेने के लिए आपको फिजिक्स के उन सब्जेक्ट के ऊपर एक डीप नॉलेज आपका होना बहुत जरूरी है। यदि आपका डीप नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट के ऊपर, फिजिक्स के जिन टॉपिक से प्रश्न बनाए गए, तो आप यहां पर प्रश्न आप एक भी अटेम्प्ट सियोरिटी के साथ यानी जो कंफर्म आप पे अटेम्प्ट लेते हो वो कंफर्म अटेम्प्ट यहां पर नहीं ले सकते। आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, आप तुक्का लगा सकते हो। तो यहां पर तुक्का लगाने के लिए सारे के सारे ऑप्शन देख लो, आप एक जैसे हैं, बस माइनर थोड़े से लाइन बदले जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम हॉल में वो तुक्का सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आप 4 अटेम्प्ट लेते हो, इनमें से एक सही होने के चांसेस होते हैं, अब वो भी कम जाता है। यहां पर फिजिक्स में इतने रेलेवेंट ऑप्शन भी तैयार किए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो ही जाओगे एग्जाम हॉल में। चाहे इंग्लिश पेपर की बात करें, इंग्लिश का ही देखें, इंग्लिश में 2 प्रश्न या 3 प्रश्न थे, और एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से पूछे गए थे, देन एक पैसिव वॉइस यानी वॉइस से पूछे गए। तो ये जो 2-3 प्रश्न पूछे गए और सारे ऑप्शन
अच्छे से इंग्लिश इससे पहले थोड़ा बहुत भी मेहनत किया है और कंटिन्यूअस किसी न किसी एग्जाम में आप लगातार मेहनत करते आ रहे हो, तब आपके लिए इंग्लिश ठीक था, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं ज्यादातर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट जो है वो दरोगा एग्जाम देते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दरोगा के ही इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ज्यादातर लोग यहां पर हम लोग मान के चलते हैं कि इंग्लिश इनका बैकग्राउंड है नहीं, तो 2 से 3 प्रश्न जो पूछे गए ज्यादातर कैंडिडेट यहां पर गलत कर आएंगे। तो ये पूरी तरह से मैं कहूंगा ये सेगमेंट आपका टफ है। तो यहां पर लोगों के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, तुक्का लगाना। जो लोग भी अटेम्प्ट लिए होंगे उनका इंग्लिश से बैकग्राउंड नहीं है और बाकी सब्जेक्ट में जब बात आती है तो उनका वहां पर जो स्कोर जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करने वाले ने किया होगा वो स्कोर वहां पर उनका कम हुए होंगे। तो एक तरह से दोनों तरफ से बराबर ही है। फिर बात करें बिहार से, बिहार के जो प्रश्न पूछे गए, आप बीपीएससी लेवल के प्रिपरेशन करते हैं तब जाकर बिहार से रिलेटेड 1-2 प्रश्न पूछे गए, आपका सॉल्व होना बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। यदि आप बिहार बीपीएससी की प्रिपरेशन नहीं किया है एक बार भी, तो बिहार के जो भी 2 प्रश्न पूछे गए उन प्रश्न को डील करना बहुत ज्यादा आपके लिए टफ रहा होगा। तो जो भी प्रश्न थे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे बिहार से रिलेटेड भी। पॉलिटी तो आपका यानी डीप नॉलेज पॉलिटी के ऊपर चाहिए, आप आर्टिकल अमेंडमेंट रट्टा मार के चले जाओ, कोई काम नहीं आने वाला। 1-2 प्रश्न आप अटेम्प्ट लेकर आ जाओगे, उसके बाद जो काम आने वाला है आपका डीप नॉलेज ही काम आने वाला है। पॉलिटी के भी एक से ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन दिए गए और एक से ज्यादा ऑप्शन देने के बाद वहां पर इनमें से कौन सा सही है इस लेवल का प्रश्न यहाँ पर पॉलिटी से पूछे गए। तो अच्छे लेवल के भी भारतीय संविधान के भी प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए बहुत ज्यादा टफ लेवल के थे। वर्ल्ड हिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछे गए ये भी बहुत अच्छे लेवल के थे और ये भी सेगमेंट को मैं टफ लेवल में काउंट करूंगा। तो ये भी एक टफ लेवल का सेगमेंट था। ज्योग्राफी का ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ये फैक्ट बेस्ड था। ज्यादातर प्रश्न, कुछ प्रश्न थे कॉन्सेप्चुअल थे पर फैक्ट ही थे। आप थोड़ा बहुत भी आप ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के थोड़ी बहुत भी रूबरू हैं तो आसानी से यहां पर डील कर सकते थे। ज्योग्राफी आपको उतना परेशानी में नहीं डालता, पर ये करंट अफेयर आपको परेशानी में डालेगा। रीजनिंग या मैथ, रीजनिंग और मैथ से 5 प्रश्न जो आते हैं बहुत अच्छे लेवल के थे, थोड़े बहुत नहीं बहुत अच्छे लेवल के थे। आपका जो मैथ्स रीजनिंग है वहां पर अर्थमेटिक के ऊपर अच्छी पकड़ नहीं है। एक तो मेंसुरेशन से भी प्रश्न थे तो वहां पर भी अच्छी पकड़ नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छी पकड़ के मतलब बेसिक नॉलेज आपके पास अर्थमेटिक में एडवांस मैथ दोनों की होनी चाहिए, तब जाकर मैथ्स रीजनिंग को आप डील कर सकते हो। नॉर्मली आप जाओ कि सिर्फ 2 दिन के लिए एग्जाम 1-2 टॉपिक आप पढ़ कर जाएं, 2-4 फार्मूला रट कर जाएं, आपका कोई काम नहीं आने वाला। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैथ और जो रूल्स है ये क्लियर होना चाहिए जो भी प्रश्न पूछे गए यहाँ पर मैथ रीजनिंग से। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स जितने भी एग्जाम देने जाते हैं कैंडिडेट यहाँ पर दरोगा के, कुछ ज़्यादातर कैंडिडेट इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होते नहीं है। उनका बैकग्राउंड आप नॉर्मली जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वे लोग होते हैं, या इंजीनियरिंग कर रखे होते हैं वे लोग होते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो प्रश्न पूछे बहुत बेहतरीन लेवल के थे उनके हिसाब से, यानी ये एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इकोनॉमिक्स आपका ये भी एक टफ सेगमेंट था। ये भी आपका पेपर बहुत अच्छा टफ सेगमेंट था। तो इकोनॉमिक्स का भी सेगमेंट आप आसानी से एक भी प्रश्न के अटेम्प्ट इकोनॉमिक्स में ले पाना आपके लिए। फर्स्ट शिफ्ट में तो सेम सिचुएशन था, सेकंड शिफ्ट में भी जितने कैंडिडेट से मैंने बात किया उनका भी रिएक्शन सेम था, फर्स्ट शिफ्ट की ही जैसा था। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा एक इकोनॉमिक्स सेकंड शिफ्ट में भी सेम टफ लेवल के थे। साइंस में आपको बायो इजी थे, पर बायो में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन लगभग सिमिलर इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन होना आम बात है। तो यहाँ पर बायो में भी केमिस्ट्री आप आसानी से डील कर सकते थे। केमिस्ट्री में आपको कोई गलती नहीं होगा, केमिस्ट्री आप ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड थे, तो आप जो जनरल केमिस्ट्री में हमेशा जो पूछे जाते हैं उस तरह के केमिस्ट्री में यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। देन बात करें मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत अच्छे लेवल के थे। यहाँ पर मॉडरेट लेवल मैं कहूँगा, आसान नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे। 1-2 प्रश्न आसान थे, पर ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री के एक आपको कम से कम अच्छे से याद कर रखा है। जैसे लुसेंट में आप देखते हो तो लुसेंट में वो प्रश्न शायद आपको ना मिले। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री भी अच्छे नॉलेज की जरूरत है। 2 ही प्रश्न है पर आपका डीप नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर इतना मेहनत क्यों करें, पर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आपको एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो चाहे किसी और एग्जाम के लिए करो।
शायद तो यहाँ पर एक दो बार आपको मेहनत यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं ओवरऑल पेपर कैसा था। तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू टफ थे। आसानी से जो अटेम्प्ट आप ले सकते थे 35 से 40 क्वेश्चन ही आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। इसके बाद आप अटेम्प्ट ले, तो इसके बाद जो लोग भी बोल रहे हैं कि हम इसके बाद हमने 60 आसानी से अटेम्प्ट लिया, 70 आसानी से अटेम्प्ट लिया, एक बार आप उनको सामने बैठाकर फिर से उन्हीं प्रश्न के आंसर की कहीं से आप अरेंज कर लो और उन्हीं प्रश्न को पूछो। आप वहां 30 से 40 से ज्यादा उन्होंने राइट अटेम्प्ट एक बार में दे दिया, यानी डायरेक्ट आप पूछो। आप 60 अटेम्प्ट ले रहे हैं तो डायरेक्ट उनका 60 में 50-55 सही होना चाहिए। डायरेक्ट यदि बिना कंफ्यूजन के दे रहे हैं तो मान लो कि हाँ 60 सही कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जिस लेवल के पेपर यहाँ पर जो जिस लेवल के क्वेश्चन सेट किए गए थे अच्छे लेवल के थे और इतने अच्छे लेवल के पेपर थे कि आप 35 से 40 ज्यादा से ज्यादा आसानी से अटेम्प्ट आप ले सकते थे। इसके बाद हाँ मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। मॉडरेट लेवल के प्रश्न में ऐसा होता है कि आप ज्यादातर प्रश्न को सही कर आ जाते हो और मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे वहां पर गलती भी बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल में आप लगभग जितने भी प्रश्न पूछे गए और यहाँ पर आप 50% 60 सही करते हो, यानी 10 में 6 सही करते हो, 6 या 7 के सही होंगे तो 3 यहाँ पर गलत भी होंगे। तो यहाँ पर एक डिमेरिट ये है और टफ लेवल में ज्यादातर हम गलत कर आते हैं और कुछ ही सही कर आते हैं। तो यहाँ इसी अकॉर्डिंग हम बात करें तो लगभग 63 के आसपास बेस्ट अटेम्प्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। और कट ऑफ को लेकर ये मेरा एक आइडिया है, हो सकता है कि आप इस आइडिया से डिफर करें, पर मेरा आइडिया है। मैंने सुबह में ही बात किया था कि 63 से लेकर 60 तो आप यूआर कैटेगरी में आते हैं। तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए जो भी कैंडिडेट है 63 से लेकर 66 के बीच में जिन्होंने भी सही किया है, एग्जैक्ट इतने के आसपास सही हो रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट आइडिया तो लगेगा नहीं क्योंकि पेपर इस बार ना फर्स्ट शिफ्ट के बाहर आया है ना सेकंड शिफ्ट के आया है। जो भी इंटरनेट के ऊपर है मेमोरी बेस के ऊपर बात करें कि इतने सही होंगे, मेमोरी बेस कितना सही होता है और कितना उनका जो ऑप्शन और आंसर्स की दिए जाते हैं कितना सही होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ पर उस बेस के ऊपर आप अपना स्कोर 80-90 भी बना सकते हो, पर उसके ऊपर आंसर की आपको नहीं देखनी है। आंसर की जब आयोग का रिजल्ट आएगा उसके के अकॉर्डिंग आपका जो आपने अटेम्प्ट लिया है, आयोग का जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग आपका 63 से 66 के बीच में स्कोर हो रहा है। और जो इंटरनेट के ऊपर है उससे लगभग 70 से ज्यादा प्लस स्कोर है। जो इंटरनेट का आंसर किया उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, उससे 70 से ज्यादा आपका सही होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जितने भी आंसर की दिए जा रहे हैं ज्यादातर आंसर की बहुत ज्यादा ही रन है। और आपका आयोग के अकॉर्डिंग आंसर की के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर 63 से लेकर 66 के बीच में आपके सही अटेम्प्ट है। प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम है कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हो जाए। 63 पर थोड़े बहुत डाउट आप रख सकते हो क्योंकि आप पॉइंट में कुछ प्लस हो गए आप बाहर हो जाओगे, तो यहां पर थोड़े बहुत डाउट आपके रहेंगे, पर 66 के करीब आपका एग्जैक्ट सही है। तो बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट। अब इसके बाद हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे, आगे चलकर बात करेंगे कि वहां पर आपको कितना स्कोर होना चाहिए। तो यहां पर इस तरह से आपका स्कोर होना चाहिए। देन हम बात करें अदर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस। तो यहां पर मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, तो इसके बाद आप ईडब्ल्यूएस के लिए आइडिया लगा लो, बाकी कैटेगरी के लिए आप आइडिया लगा लो, पर यहां पर जनरल के लिए अब जब डिटेल में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि अब इसके ऊपर बात करने चलेंगे तो कम से कम 10-20 मिनट चले जाएंगे, तो देन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं हम लोग सेकंड वीडियो में बात करेंगे। तो यहां से सिर्फ आप एक आइडिया ले लो कि 63 से 66 के बीच में आपके स्कोर होने चाहिए। फीमेल के लिए बात करें, फीमेल में आप आते हो जनरल के लिए, तो यहां पर मैं फीमेल सिर्फ जनरल के लिए बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी के लिए हम लोग डिटेल में कल या कल शाम तक या 1 से 2 दिन के बाद हम लोग बात कर लेंगे इसके ऊपर। जनरल में आप आते हैं 52 से लेकर 54 के बीच में आपका स्कोर सही अटेम्प्ट है, देन आप मेंस एग्जाम के लिए आपको लग जाना चाहिए। और मेंस एग्जाम आपके पास उतना समय, गलत लिख रहा हूं, ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए आपको उतना समय नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद लगा रखें। आप मुश्किल से रिजल्ट आने के बाद लगभग आपको 30 से 40 दिन 45 दिन के करीब आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा मेंस एग्जाम के लिए नहीं मिलेंगे। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आपको बताए जाएंगे और साथ में ही रिजल्ट के 10-15 दिन के बाद डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आने के समय जब एडमिट कार्ड के नोटिस आएंगे उस समय 15 दिन के बाद आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो आप आइडिया खुद लगा सकते हो। अभी से आपके पास मुश्किल से 50 दिन के करीब आपके पास समय है। अब ये 50 दिन अब भी से है,
रिजल्ट आने के बाद ये 50 दिन से 30 दिन हो जाएंगे, क्योंकि आयोग पूरी तरह से फिक्स है कि हमें मेंस एग्जाम कब लेनी है। रिजल्ट का तैयारी नहीं है, उनका मेंस एग्जाम का डेट पूरी तरह से सेंटर, एग्जाम सेंटर जो भी है, इनका जो डेट है सारा कुछ फाइनलाइज है। जो है सिर्फ रिजल्ट में इंतजार करने में आपका दिक्कत होंगे, और जितने भी, क्योंकि आयोग को पता है कि हमें कितने कैंडिडेट को बुलाने हैं मेंस एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग आयोग को अपना सेंटर लेना है। तो आयोग अपना जो सेंटर फाइनलाइज कर रखा है, तो एग्जाम डेट को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होना कि एग्जाम आपको लंबा समय मिलेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, इसके करीब आपके सही हो रहे हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद आपका जो मेंस एग्जाम है, और अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने हो, क्योंकि आप, हाँ, मेंस एग्जाम में आपको पेपर लेवल थोड़ा बहुत कम जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेपर दरोगा आयोग ने हमेशा प्री एग्जाम को पेपर टफ किया, मेंस एग्जाम में उतना टफ नहीं रखे जाते। तो मेंस एग्जाम में आपको नॉर्मली आसान प्रश्न गलती नहीं करना, और जो सिली मिस्टेक हम लोग गलती करते हैं, वो सिली मिस्टेक आपको गलती लगभग ना के बराबर करने होंगे, तब जाकर यहाँ पर आपका काम बनेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।